सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों यूपी पैट 2025 के लिए जो हमने हिंदी के अभ्यास प्रश्न शुरू किए थे, देखिए बीच बीच में हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखते हुए चलेंगे। तो आज देखेंगे दोस्तों यूपी पैट 2021 में जो हुआ था, ये 24 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें जो 15 नंबर की हिंदी आई थी, आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने परिचितों के साथ ज़रूर शेयर करें। पहला प्रश्न है दोस्तों, एकल का विलोम शब्द है बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त या अकेला। तो देखिए एकल का विलोम यहाँ पर बनेगा बहुल, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्याप्त की बात करें तो देखिए इसका जो विलोम बनेगा वो बनेगा अपर्याप्त। अपर्याप्त। और जो उपयुक्त है इसका विलोम बनेगा दोस्तों अनुपयुक्त। अनुपयुक्त। और अकेला का विलोम बनेगा दोस्तों दुकेला। दुकेला का अर्थ होता है जो अकेला ना हो। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। यहाँ पर देखिए पर्यायवाची पूछा है। ठीक। ऑप्शन ए है तिरस्कार, ऑप्शन बी अहंकार, ऑप्शन सी व्यथा या ऑप्शन डी स्वाभिमान। तो दर्प का अर्थ होता है दोस्तों घमंड या अहंकार। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अहंकार। और शब्द देख लेते हैं। देखिए अहंकार हो गया, एक है घमंड, एक है दोस्तों बड़ा अच्छा शब्द है दंभ, ये भी याद रखेंगे दंभ। और अभिमान। ठीक। तो ये है दर्प के पर्यायवाची अहंकार, घमंड, दंभ या अभिमान। जो तिरस्कार है दोस्तों, इसके पर्यायवाची बनते हैं देखिए अवज्ञा। अवज्ञा इसका है। और अपमान भी आ जाएगा इसका, अपमान या अनादर। सही है, अनादर। ये किसके हैं, तिरस्कार के पर्यायवाची हैं। व्यथा कहते हैं दोस्तों पीड़ा को, जो यानी दुख होता है उसे। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा दुख या पीड़ा। तो पीड़ा भी कैसी दोस्तों, जो आंतरिक कष्ट होता है उसको व्यथा बोलते हैं, आंतरिक कष्ट। स्वाभिमान बोलते हैं दोस्तों आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। ठीक है। आत्मसम्मान को स्वाभिमान बोलते हैं। यानी जिसके अंदर जितना आत्मसम्मान होगा वह उतना ही स्वाभिमानी व्यक्ति होगा। और स्वाभिमानी व्यक्ति को दोस्तों एक शब्द मैंने पीछे ही बताया था, जिसका स्वाभिमान जितना ज्यादा होगा उसको बोलते हैं ऐश्वर्य। सही है, ऐश्वर्य। अगला प्रश्न है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो देखिए मन को हरने वाला, मर्मांतक, मनोहर, मदमस्त या मदमयी। तो मन को हरने वाला होता है दोस्तों मनोहर। मनोहर जो बना है देखिए, इसमें विसर्ग संधि है, ये बना है मनः प्लस हर से। तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, यानी मनः प्लस हर से बना है मनोहर। मर्मांतक किसे कहते हैं, तो देखिए एक शब्द है मर्मांतक और एक शब्द है दोस्तों मर्म स्पर्शी। मर्म स्पर्शी। ठीक। देखिए मर्म का यहाँ पर जो हम अर्थ निकालेंगे वो निकालेंगे हृदय से। हृदय से। ठीक। तो मर्म स्पर्शी यानी हृदय को छूने वाली। जैसे अगर हम देखें, जैसे बाजार से गुजर रहे हैं तो कोई चीज हमें जब अच्छी लगती है तो हम कहते हैं यार यह चीज तो मेरे दिल को छू गई, तो उस चीज को हम खरीद लेते हैं। तो जब दिल को अच्छी लगती है कोई चीज, हृदय को हमारे अच्छी लगती है, तो वह चीज कहलाती है मर्म स्पर्शी यानी दिल को छू लेने वाली। और मर्मांतक भी दिल को छूने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दिल को छूकर उसको क्या है दर्द पहुंचाती है, एक तरह का जो है वो पीड़ा पहुंचाती है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है आजकल के दिनों में देखा गया है, और वो है दोस्तों जो आजकल जो फिल्म चल रही है जिसका नाम सैयारे है। तो जो सैयारा मूवी है आपने देखा होगा, थिएटर में जो लड़के लड़कियां हैं वो देखिए रो रहे हैं, वहां पर कपड़े फाड़ रहे हैं अपने, वो चीखे मार मार कर रो रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों, जो कहते ना कि दुखती नस पे हाथ रखना। तो ये वो मूवी देखने गए और उसमें इस तरह का इन्हें जो है लव स्टोरी मिली जो कहीं ना कहीं इनके साथ गुजर गई होगी। उसने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, मर्मांतक हुआ, यानी इनके हृदय को छुई उस चीज ने और छूकर उसको दर्द पहुंचाया, पीड़ा पहुंचाई। तो मर्मांतक और मर्म स्पर्शी में यही अंतर है, यानी हृदय को यह भी छू रहा है और इसमें भी हृदय को छू रहा है। इसमें छूकर उसको क्या है सुकून दे रहा है और हम उस चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मर्मांतक में कहते हैं ना दुखती नस पर हाथ रखना। तो यहाँ पर जो है हृदय को तो छू रहा है लेकिन वहां पर उसको पीड़ा पहुंचाई जा रही है।
तो आज जो फ़िल्म चल रही है उसमें यही कारण है, जो मर्मांतक स्थिति वहाँ पर पैदा हो रही है, ठीक? मदमस्त वही है जैसे दारू-वारू पीकर जो अपने आप में मस्त रहता है तो कहता है आज तो मैं मदमस्त हूँ। मदमय कोई ख़ास शब्द नहीं है, ठीक? तो मर्मांतक, मनोहर यहाँ पर आप समझ गए होंगे। मन को हरने वाला कहलाता है मनोहर। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो देखिए गागर में सागर भरने का मतलब ये है कि थोड़े में बहुत कहना। यानी जो गागर कहते हैं, देखिए जो एक घड़ा होता है, और घड़ा भी कौन सा, जो लंबी गर्दन वाला घड़ा होता है इस तरह से, उसको कहते हैं दोस्तों गागर। और सागर आप जानते हैं समुद्र को, तो एक गागर में पूरा समुद्र भर देना, तो ये कहलाता थोड़े में बहुत कहना। जैसे कोई मंत्री जी आए और उन्होंने भाषण दिया, तो उन्होंने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया, यानी गहरी गहरी बातें कह दी। तो फिर बाद में जो जनता वहां पर चर्चा कर रही है वो कह रही है कि मंत्री जी तो गागर में सागर भर गए, यानी बहुत कम कहकर भी बहुत कुछ कह गए, ठीक? तो गागर में सागर भरने का अर्थ हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। तो देखिए इसका आंसर लगाने से पहले एक चीज समझें। एक आता है दोस्तों तत्व, तत्व की भी जो है शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है। तो इसमें दो ता होते हैं दोस्तों, इस बात का ख्याल रखेंगे। तत्व, इसको हम बोलेंगे तत्व, सही है। इसी से बनेगा दोस्तों महत्व। महत्व, तो यहाँ पर देखिए तत्व हो महत्व हो दो ता हो तभी वह है क्या कहलाएगा, शुद्ध कहलाएगा। तो तत्व में महत्व में दो ता आते हैं। इसमें सिंगलता है, इसमें सिंगलता है, इसमें दो हैं, सही है। तो ये वाला ही हमारा सही हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा कैसे बना है, तो देखिए ये शब्द बना है दोस्तों महत्व प्लस आकांक्षा से, आकांक्षा। यहाँ से देखिए छोटा आ आया है और यहाँ से बड़ा आ आया है, और आ मिलकर बनते हैं दोस्तों दीर्घ आ। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे दोस्तों दीर्घ स्वर संधि हुई। कौन सी संधि हुई, दीर्घ स्वर संधि हुई। तो देखिए ये जो पांच प्रश्न थे ये थे जनरल हिंदी, यानी जो जनरल हिंदी के टॉपिक दे रखे हैं पैट में, वो यहाँ तक पांच प्रश्न थे। इसके बाद दोस्तों गद्यांश देखेंगे। आप जानते हैं जो अपठित गद्यांश है वो दो आने हैं। तो पहला गद्यांश है 6 से 10 नंबर तक, फिर दूसरा आएगा दोस्तों 11 से 15 नंबर तक। इस प्रकार से टोटल जो है हमारे 15 प्रश्न हिंदी के देखने को मिलेंगे पैट में। तो ये गद्यांश है। देखिए गद्यांश को दोस्तों हमें पूरे ध्यान से पढ़ना है, धैर्य पूर्वक पढ़ना है। देखिए हम प्रश्न पढ़कर उसके आंसर जो लगाएंगे सिर्फ गद्यांश के आधार पर ही लगाएंगे दोस्तों, ठीक? तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। यानी गद्यांश के आधार पर ही हमें प्रश्नों के उत्तर चुनने हैं, सही है। कभी कभी ऐसा नहीं करना है दोस्तों कि प्रश्न पढ़ा और हम अपने अनुसार इसके आंसर लगाएं, नहीं, गद्यांश के अनुसार लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। देखिए धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं, विभीषिकाओं का मतलब होता है दोस्तों, विभीषिका का अर्थ होता है भय या डर। तो जो युद्ध के डर था, यानी इसका बहुत अच्छा शब्द लिया है इन्होंने, विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः ये निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी। तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। याद रखेंगे दोस्तों, हमें गद्यांश को बड़े अच्छे से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। देखिए आप वीडियो पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं। जब तक एग्जाम होगा मैं 10-15 आपको गद्यांश करा दूंगा। गद्यांश पढ़ने की आदत हो जाएगी तभी आप एग्जाम हॉल में अच्छे से गद्यांश को पढ़ सकेंगे, क्योंकि इसको पढ़ते हुए सबसे ज्यादा जरूरी होता है धैर्य। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। देखिए हमें चारों के चारों सही लगेंगे, लेकिन आंसर कौन सा लगाना जो गद्यांश में सटीक बैठता हो कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर है देखिए शांति के अभाव में मानव
शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। तो मानव जाति का विकास कब होगा? जब शांति होगी। तो शांति की आवश्यक है मानव जाति के विकास के लिए। इस प्रकार 6 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, गद्यांश तो हमने पढ़ ही लिया। अगला प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, हमने पढ़ा है अहिंसा और प्रेम, यानी 7 का बी सही हो जाएगा। देखिए गद्यांश से जरूर मिलाएंगे हम, सही है। अहिंसा और प्रेम जो है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। देखिए ये निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। किसके बिना? प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती, सही है। तो अहिंसा और प्रेम, इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? सत्य पालन द्वारा। यहाँ पर सत्य का पालन होना चाहिए, सत्य का पालन द्वारा, या मौन पालन द्वारा। अह, ठीक है, ये भी सही है। सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, या अहिंसा द्वारा, या भय द्वारा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, कठोर से कठोर हृदय को भी। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, इसका खास ख्याल रखेंगे आप। और जो प्रश्न है उसको गद्यांश से जरूर मिलाएंगे, अपने से इसके आंसर हमें नहीं लगाने हैं। तो कठोर से कठोर हृदय देखिए कहाँ पर है। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? प्रेम और अहिंसा के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए अहिंसा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रेम यहाँ पर दे नहीं रखा, खाली हिंसा दे रखा। तो अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो 8 का हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं कौन कौन से? धन और वैभव, धन और सम्मान, अध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो देखिए प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम और रचनात्मक कार्य किए जाते हों। तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, तो यहाँ पर 9 का डी सही हो जाएगा। शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ठीक। अगला प्रश्न है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो देखिए इसमें हमें पर्यायवाची और विलोम शब्द, संधि। तो इसका मतलब है जो पैट एग्जाम ले रहा है वो ज्यादातर शब्दों पर ही ध्यान देने को कह रहा है। तो हमें शब्दांश, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, अनेकार्थी शब्द हो, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। देखिए नितांत शब्द का पर्याय, एक अभी पर्याय हमने जनरल हिंदी में देखा था, एक पर्याय यहाँ पर आ गया। तो नितांत का पर्याय कौन सा है? भलीभांति, बिल्कुल, विधिवत, या निम्न। तो नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है दोस्तों बिल्कुल। तो 11 का बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जो नितांत शब्द है इस गद्यांश में हमारे आया है, और उसका क्या पूछ लिया इन्होंने? पर्यायवाची पूछ लिया। देखिए ये यहाँ पर है नितांत शब्द। देखिए यह है दूसरा गद्यांश दोस्तों। देखिए जो हमारे पैट एग्जाम में 2 गद्यांश आने हैं, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, एक इजी आएगा और एक हार्ड आएगा। जो अभी हमने देखा वो इजी था और ये थोड़ा हार्ड है दोस्तों, और देखिए बड़ा भी है, और इसमें कठिन से कठिन शब्द लिए गए हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ें। अभी मैं यहाँ पर पढ़ूंगा तो ज्यादा समय ले लेगा, ठीक। तो इसको मैं छोड़ते हुए यहाँ से देखिए जो कठिन से कठिन शब्द थे उन शब्दों को मैंने यहाँ पर लिया है और उनके अर्थ यहाँ पर लिखे हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक जरूर देख लें, सही है। अश्रुतपूर्व इसमें एक शब्द है जिसका अर्थ है जो पहले ना सुना गया हो। तो अश्रुतपूर्व का अर्थ हो गया जो पहले ना सुना गया हो। धर्मज्ञ, अच्छा एक चीज का ख्याल रखें दोस्तों, पहले इन शब्दों को आप देख लें और इन शब्दों को अच्छे से याद करके फिर दोबारा से आप वीडियो पॉज करके उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके प्रश्न लगाएं, ठीक। तो अश्रुतपूर्व जो पहले ना सुना गया हो। धर्मज्ञ का मतलब होता है धर्म को जानने वाला। तत्वज्ञ का मतलब होता है ब्रह्म ओब्लिक सार को जानने वाला। अप्रतिम, अद्वितीय, यानी जिसे यूनिक कहते हैं इंग्लिश में। तो अप्रतिम इसमें शब्द लिया गया है जिसका अर्थ है अद्वितीय। हृदय का मतलब है प्रदान करने योग्य, ठीक। अनुग्रह, इसका अर्थ होता है कृपा या सहायता। अनुग्रहित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे बोलते हैं अनुग्रहित। प्रत्युत, बल्कि या वरन। तो देखिए कितना अच्छा शब्द है प्रत्युत, इसका अर्थ है बल्कि या वरन। शिरोमणि का मतलब होता है उत्कृष्ट, यानी सबसे अच्छा। स्तुत्य का अर्थ है प्रशंसनीय, यानी प्रशंसा करने योग्य। स्तुति कहते हैं दोस्तों प्रशंसा को। हस्तामलक, देखिए यह शब्द बना है दोस्तों हस्त प्लस आमलक से, आमलक। तो यहाँ पर जो आमलक है यह है तत्सम शब्द और इसका तद्भव है दोस्तों आंवला। अब देखिए कितनी अच्छा शब्द इन्होंने यहाँ पर लिया है आंवला। आंवला आप जानते हैं दोस्तों इस तरह से होता है,
और जब उसको हम हाथ में लेकर देखते हैं तो जो उसकी आंतरिक संरचना होती है बड़ी स्पष्ट, बड़ी आसानी से हमें दिखाई दे जाती है उसकी आंतरिक संरचना। तो हस्तामलक यानी जैसा हाथ पर रखे आंवले की तरह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है आंवले में। तो हस्तामलक शब्द का अर्थ होता है ऐसी वस्तु या विषय जिसका अंग प्रत्यंग हाथ में रखे आंवले के सदृश से स्पष्ट दिखाई दे और समझ में आ जाए। यानी जो चीज हमें स्पष्टता से समझ में आ जाए उसे हम हस्तामलक कह सकते हैं। यथार्थ का अर्थ होता है दोस्तों जैसा होना चाहिए ठीक वैसा। रूढ़ि का अर्थ होता है ऐसी परंपरा जो लंबे समय से समाज में प्रचलित हो। दकियानूसी कितना बेहतरीन शब्द है दोस्तों, दकियानूसी ये होता है पुराने ख्याल वाला। सम्यक का अर्थ होता है उपयुक्त या भली भांति या पूरी तरह से, या समुदाय भी सम्यक के लिए आ सकता है। भयक्रंत होता है डरा हुआ और संत्रस्त होता है अत्यंत डरा हुआ। त्रस्त माने ही भयभीत होता। आलोकित होता है दोस्तों प्रकाश युक्त, और आलोक होता है प्रकाश। तो इस गद्यांश में जो आए हुए कठिन शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और उनके अर्थ अच्छे से समझा दिए हैं। इस गद्यांश को वीडियो पोस्ट करके आप पूरा पढ़ लें। आइए दोस्तों प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ऑप्शन ए है, विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। अब देखिए हम इस प्रश्न को पढ़कर इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लगाएंगे जब तक हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ नहीं लेते। ऐसा ही एग्जाम में करेंगे दोस्तों। कभी आप सोचें कि गद्यांश जो है बहुत लंबा है और हम इसको पढ़कर समय बचाकर डायरेक्ट इसका आंसर अपने बुद्धि से, अपने मस्तिष्क से लगा दें, ऐसा कतई पे ही नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। इसका जो आंसर लगाना है वो गद्यांश के अनुरूप ही लगाना है जो गद्यांश में दे रखा है। और देखिए विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, क्या ये सही नहीं हो सकता अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता? आजकल विज्ञान इतना बढ़ गया जो अंतरिक्ष में ही एक स्पेस स्टेशन उसने बना लिया, तो क्या ये सही नहीं हो सकता? तो हमें सभी सही लगेंगे, लेकिन हमें आंसर वही लगाना है जो गद्यांश में दे रखा है, जो गद्यांश के अनुरूप है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ मैंने, जो इसका आंसर है वो गद्यांश में यहाँ पर देखिए रेड कर दिया है। तो वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। सही है। यानी विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। सिरमौर का मतलब उत्कृष्ट है, सबसे ऊपर है। ठीक, अगला प्रश्न है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किस चीज से? संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारला से, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि हमें सबके सब ठीक लगेंगे, लेकिन आंसर हमें जो गद्यांश दे रखा है उसके अनुसार ही लगाना है। तो देखिए गद्यांश में मैंने यहाँ पर रेड कर रखा है इसे। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारला से। किससे मुक्ति मिली है? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारला से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, यानी जो आजकल देखिए जो विश्व है एक परिवार की तरह लगता है, इसके क्या कारण है? का यातायात एवं संचार साधनों का विकास हुआ है, विज्ञान की गतिशील शक्तियां हैं, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास है। अब देखिए बिना गद्यांश को पढ़े क्या विश्व बंधुत्व की भावना का विकास है, यानी जो विश्व में एक बंधुत्व की, एक भाईचारे की भावना पैदा हुई और इस कारण विश्व जो है एक परिवारवत लगने लगा, एक परिवार की तरह लगने लगा। क्या ये सही नहीं है? सही है भाई। विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विज्ञान हमारे जीवन में उतरा उसके कारण भी एक जो विश्व है उस, चाहे उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया हो, किसी भी माध्यम से जोड़ा गया हो, तो उसमें विज्ञान का योगदान रहा है। क्या ये भी ऑप्शन सही हो सकता? लेकिन हमें दोस्तों उत्तर वही लगाना है जो गद्यांश के अनुरूप हो, जो गद्यांश में दे रखा है। तो इसमें गद्यांश में दे रखा है देखिए, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा हमारा यातायात एवं संचार साधनों का विकास, यानी 13 का ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हस्तामलक शब्द से विपरीत है। अभी मैंने आपको बताया हस्त प्लस आमलक, आमलक जो तत्सम है किसका है? आंवले का है। और आंवला जो होता है आपने देखा होगा उसके अंदर की, आप हाथ में देख लेकर देखना आंवला, सही है। तो जो आंवला होता है दोस्तों उसकी आंतरिक संरचना बिल्कुल स्पष्टता दिखाई देती है।
तो इसका शब्द से अभिप्रेत यहाँ पर पूछा, ऑप्शन है अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य। तो देखिए अस्पष्ट तो नहीं है, बात यहाँ पर स्पष्टता की गई है, तो यह तो हमारा गलत हो गया। पास में रखे आंवले की तरह, ये भी नहीं होगा। हाथी के लिए आंवले की तरह, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा बचा। और ये कह भी रहा है कि स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। बोधगम्य का अर्थ होता है दोस्तों जो आसानी से समझा जाए, यानी समझने योग्य कह सकते हैं, समझने योग्य। देखिए समझने योग्य। और एक चीज यहाँ से और समझेंगे दोस्तों, शब्दों पर ही खेलेंगे, क्योंकि पैट जो कहता है शब्दों के ज्ञान को ही बढ़ाने के लिए कह रहा है। चाहे देखिए इसने विलोम शब्द रखे हों, पर्यायवाची शब्द रखे हों, एक तरह से देखिए जो मुहावरे हैं वो भी शब्दों पर ही आधारित होते हैं। जब तक हमें शब्दों का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा, हम मुहावरों का भी अर्थ नहीं लगा सकते। वर्तनी शुद्धिकरण है, तो शब्दों का हमें ज्ञान होना चाहिए, शब्द किस तरह से लिखे जाते हैं उस अगर हमें आता है तभी वर्तनी शुद्धिकरण भी हमारा सही होगा। तो यहाँ पर इस शब्द है दोस्तों, एक है सायास, एक है अनायास। तो सायास का विलोम होता है दोस्तों अनायास। आइए शब्द को खोलकर देखते हैं। देखिए शब्द है एक आयास। आयास का अर्थ होता है दोस्तों परिश्रम। और परिश्रम किसे कहते हैं दोस्तों? मेहनत को कहते हैं, मेहनत। सही है। आयास। अब देखिए आयास के साथ अगर हम सा जोड़ दें, सा प्लस आयास, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा दोस्तों परिश्रम के साथ, परिश्रम के साथ। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब घर में हमारे इनविटेशन कार्ड आता है तो उस पर लिखा हुआ होता है सहपरिवार, यानी आपको जो आना है वो परिवार के साथ आना है। तो आयास का मतलब है परिश्रम और सायास का मतलब हो जाएगा परिश्रम के साथ। देखिए ऐसा हस्तमलक से अभिप्रेत है अस्पष्ट परंतु सायास, यानी परिश्रम के साथ बोधगम्य, समझने की चीज। तो यहाँ पर स्पष्ट से गलत हो गया, यहाँ आगे तो सही था। अब सायास का तो है परिश्रम के साथ, और अनायास का मतलब हो जाएगा बिना परिश्रम के, बिना परिश्रम, या प्रयत्न भी कह सकते हैं, प्रयत्न, प्रयत्न। सही है, बिना परिश्रम या बिना प्रयत्न के। तो स्पष्ट है, और बिना परिश्रम बिना प्रयत्न के समझने योग्य, उसके लिए यहाँ पर हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है कि विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती समुद्र के अनेक रहस्य, जो रहस्य थे बिल्कुल हस्तामलक हो गए हैं, यानी बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। ठीक। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक चिंतन पदभंस से आशय है परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, या स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। इसका आंसर यहाँ पर हमने देखिए रेड कर रखा है कि स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। कौन? वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य। सही है। तो यहाँ पर यही चीज की गई है कि वैज्ञानिक चिंतन से क्या है कि स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। 15 का डी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे, देखिए ये पेपर जो हुआ था, ये हुआ था 24 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। 2021 के पेपर से हमने आए हुए हिंदी के 15 प्रश्न देखे हैं। अब आपने यहाँ पर देखा होगा जनरल हिंदी के, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन इस पेपर में हमने देखा संधि से नहीं आया, एक विलोम से आया है, विलोम शब्द। एक दोस्तों पर्यायवाची शब्द आया है जनरल हिंदी में। एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द आया है, यानी मन को हरने वाला जो मनोहर है। लिंग से नहीं आया, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द से नहीं आया, एक मुहावरा आया, और एक सामान्य अशुद्धि आया जो महत्वाकांक्षा की ने अशुद्धि पूछी है। तो 1 2 3 4 5 5 प्रश्न जनरल हिंदी के हमने देखे हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पर जो नो टॉपिक दे रखे हैं, नो के नो टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक। संधि से पूछ सकता है तो विलोम से नहीं पूछेगा, विलोम से पूछ सकता है तो पर्यायवाची से नहीं पूछेगा, क्योंकि इसे केवल 5 प्रश्न ही यहाँ पर पूछने हैं नो टॉपिक से। दो हमने गद्यांश देखे, तो देखिए दो गद्यांश जब आएंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है, देखिए एक इजी आएगा और एक दोस्तों हार्ड आएगा। ये तो कंफर्म है। सही है, 99%। एक इजी आएगा, एक हार्ड आएगा। दोनों हार्ड आए ऐसे 1% बन सकता है, ये दोनों इजी आए ये भी 1% बन सकता है। लेकिन ये तो तय है कि एक इजी आएगा एक हार्ड आएगा, जो अभी हमने इस पेपर में देखा है। एक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, दो गद्यांश में 10 प्रश्न, 10 नंबर के होंगे, और जो जनरल हिंदी है हमारी 5 अंक की, यानी 5 प्रश्न होंगे। टोटल मिलाकर 15 नंबर की हिंदी आनी है पैट एग्जाम में। तो पैट 2025 के लिए यह हमारा प्रयास है आपके लिए।
और इसमें हम हिंदी के अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। आज हमने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा 2021 का पेट का, उसमें हम जितनी हिंदी आई है दोस्तों उस पर हमने चर्चा की है 15 नंबर की। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।